अब आपको बताते हैं, कृषि कानून पर जारी आंदोलन की बात, किसान बनाम सरकार की लड़ाई कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी। अब कमेटी पर कोहराम शुरू हो गया है। किसान कमेटी में शामिल लोगों को कानून समर्थक बताकर कमेटी को खारिज कर रहे हैं। क्या है कमेटी में शामिल लोगों की पूरी कुंडली, इस रिपोर्ट से जानिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जारी है किसान संग्राम। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसानों ने किया नामंजूर। सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं हुई। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान। किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है, लेकिन अब तक आंदोलन की स्थिति वही की वही बनी हुई है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए फिलहाल कृषि कानूनों को स्थगित करते हुए मामले का हल निकालने के लिए 4 लोगों की कमेटी बना दी। लेकिन शाम होते होते किसानों ने कमेटी के सदस्यों की कुंडली निकालकर कमेटी से बात करने से साफ इनकार कर दिया। सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं और ऐसे लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे हैं कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। सरकार हर हाल दे विच ही चाਹੁੰਦੀ है कि ये कानून वापस ना होन, ये रिपील ना किए जान। अभी इसको स्टे करना, उसके ऊपर कमेटी बनाना, ये ठीक नहीं है। हमारे को लग रहा है इसमें सहमत नहीं है, क्योंकि 4 महीने का चल रहा है आंदोलन। कमेटी बना के ठंडे बस्ते च पा दो, उसको लंबा कर दो, आंदोलन को खत्म कर दो। इनू किसानों का आरोप है कि सरकार अपने कंधे से बोझ हटाकर कमेटी के जरिए आंदोलन की धार पर वार कर रही है। इसलिए किसान संगठनों ने कमेटी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया। जिस कमेटी को लेकर इतना बवाल और सवाल उठ रहे हैं, उनके सदस्य के बारे में आपको बता देते हैं। भूपेंद्र सिंह मान, जो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और 1990 में राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। इन्होंने कानून के समर्थन में चिट्ठी लिखी थी। कमेटी के दूसरे सदस्य हैं प्रमोद कुमार जोशी, जो कृषि अर्थशास्त्री हैं। ये राइट टू फूड कमेटी के सदस्य रहे हैं, एमएसपी पर कानून के पक्षधर नहीं हैं। तीसरे सदस्य अशोक गुलाटी एमएसपी पर सुझाव कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं। 2015 में पद्मश्री से सम्मानित, कानून के समर्थन में रखी राय। और चौथे सदस्य अनिल धनवट, जो महाराष्ट्र शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। किसानों के बीच काम करने का इन्हें अनुभव है और ये नए कृषि कानून के समर्थक भी हैं। यानी सभी सदस्य किसान कानून के पक्ष में अपनी राय रख चुके हैं और यही है वो वजह जो किसानों को खटक रही है। लेकिन अनिल धनवट कहते हैं कि नया कानून किसानों की जिंदगी बदलने वाला है। बात किए बिना कानून रद्द करना ये गलत बात है, क्योंकि कानून रद्द हो गए तो क्या होगा? जो सिस्टम पिछले 70 साल से किसानों को लूट के उनको कर्जे में ढकेला है, उनको आत्महत्या करने पे मजबूर कर रहे हैं, वही सिस्टम चालू रहेगा और आत्महत्या होती रहेंगी। अगर ये रोकना है तो कुछ ना कुछ बदलाव की जरूरत है। किसानों का आरोप है कि कमेटी का रिमोट कंट्रोल सरकार के ही हाथ में है, जबकि सरकार का कहना है कि वो खुद कमेटी नहीं चाहते। हालांकि अब चर्चा से कानून के फायदे सामने आएंगे। ऐसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, ये हमारी इच्छा के विरुद्ध हुआ है। हम तो चाहते थे कि ये कानून यथावत रहे और निश्चित रूप से हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। और जो ये कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से निश्चित रूप से पूरे देश के जो किसान हैं उनकी भी राय ली जाएगी। एक्सपर्ट है जो इस एग्रीकल्चर के अंदर, उनकी भी राय होगी। इससे पहले मंगलवार को कानून बिल के खिलाफ सुनवाई के दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर दलीलों के दांव खेले गए। किसानों ने कानून रद्द करने की मांग की। सरकार ने जिसका विरोध करते हुए कहा रद्द करना ठीक नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कानून के अमल पर रोक लगा दी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसानों ने कहा कि कॉर्पोरेट जमीन छीन लेंगे, जिस पर सरकार ने कहा कि कानून भलाई के लिए है, तो
सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फसल का होता है, जमीन का नहीं। इसके बाद बात कमेटी पर आई तो किसानों ने जाने का विरोध किया। सरकार ने कोर्ट से कमेटी बनाने के लिए कह दी और सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि आप हल चाहते हैं तो कमेटी के पास जाएं। पहली बार ऐसा हुआ, मैं समझता हूं कि भारत सरकार के बनाए हुए कानून को जो उन्होंने जल्दबाजी में बनाया, आनन फानन में बनाया, बिना किसानों की सहमति के बनाया, बिना किसान संगठनों की राय के बनाया और उस पर उन्होंने रोक लगा दी है। हालांकि किसानों ने बाद में बैठक करके कमेटी की बात को ही सरकार का जाल करार देते हुए बात करने से मना कर दिया। सरकार और किसानों में 14 अक्टूबर से अब तक 8 दौर की बात हो चुकी है। शुक्रवार 15 जनवरी को 9वें दौर की बैठक होनी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पाया है। इधर किसानों ने आंदोलन तेज करने की चेतावनी दे दी है। इसी कड़ी में आज किसान तीनों कृषि कानूनों को जलाकर लोहड़ी मनाने वाले हैं। मतलब एक बात तो साफ है कि किसान सरकार से सीधी लड़ाई जारी रखना चाहते हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि कमेटी के रास्ते वो भटकने वाले नहीं। बातचीत से बात बन नहीं रही थी, आंदोलन अभी भी जारी है। इन सब के बीच एक और मुसीबत दिल्ली एनसीआर के सामने खड़ी हो गई है ट्रैक्टर रैली को लेकर। 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च करने वाले हैं। ट्रैक्टर मार्च को लेकर जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। किसानों ने पहले ही साफ कर दिया है कि वो जो भी करेंगे शांतिपूर्ण करेंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी और कहानी तो कुछ और ही बयां कर रही है। क्या है किसानों का आंदोलन कैलेंडर और क्या है पुलिस की प्लानिंग, जानिए। बड़े बड़े बोल्डर, रास्ते पर बैरिकेडिंग, कंटेनर और बड़ी तादाद में पुलिस। किसान आंदोलन के बीच कुछ इस तरह बॉर्डर पर तैयारी में जुटी है दिल्ली पुलिस। ये तस्वीरें दिल्ली और हरियाणा के बीच बदरपुर बॉर्डर की हैं। किसानों के 26 जनवरी को दिल्ली कूच करने की खबरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली पुलिस युद्ध स्तर पर जुटी है। 26 जनवरी और किसानों के शक्ति प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल किसान गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर पर बैठे हैं। उसके साथ ही बदरपुर और रजौरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रेन और बड़े बड़े कंटेनर्स को लाया गया है। इतना ही नहीं, बैरिकेड्स और बड़े बड़े जो डिवाइडर है उनको सड़कों पर रखा गया है। दिल्ली पुलिस ने फरीदाबाद पुलिस के साथ यहाँ पर मॉक ड्रिल भी की कि अगर अचानक से किसान यहाँ पर पहुँच जाए तो किस तरीके से इन बड़े बड़े कंटेनर्स को, ब्लॉक्स को सड़क के बीचों बीच कुछ ही सेकंड में, कुछ ही पलों के अंदर बीच में लाया जा सके, खड़ा किया जा सके और उसके बाद जो किसान आगे बढ़ रहे हो उनको रोका जा सके। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले दिल्ली पुलिस पड़ोसी राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर मॉक ड्रिल में जुटी है। हालांकि ये मॉक ड्रिल उस बॉर्डर पर किया गया जहां किसान धरने पर नहीं बैठे हैं। किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुद कह रहे हैं कि सबको 26 जनवरी का सम्मान करना चाहिए। मैं समझता हूँ 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस हमारे देश के लिए सबसे प्रमुख त्यौहार है और वो उस त्यौहार की गरिमा किसी भी प्रकार से प्रभावित ना हो, ये हर भारतीय का कर्तव्य है, यह किसानों का भी कर्तव्य है। किसान संगठनों ने 26 जनवरी पर हिंसक प्रदर्शन की बातों को अफवाह बताते हुए सफाई दी है। देश में 23, 24, 25 वो गवर्नर को घेराव करेंगे 3 दिन और 26 तारीख पूरा देश में हमारा राष्ट्रीय ध्वज उड़ेगा और राष्ट्रीय जब पैरेड हो जाएगा, सरकारी पैरेड 12 बजे खत्म हो जाएगा। उसके बाद आफ्टरनून में हम किसान पैरेड करेंगे। किसान दिल्ली पैरेड करेगा कि हमारा जो 26 जनवरी का प्रोग्राम है दैट विल बी कंप्लीटली पीसफुल। हम पीसफुल थे, पीसफुल हैं, पीसफुल रहेंगे। दिल्ली फतेह करने जा रहे हैं, लाल किले पे जा रहे हैं, पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें ये संयुक्त किसान मोर्चे की बिल्कुल नहीं है। किसान संगठनों का कहना है कि ट्रैक्टर मार्च तो होगा, लेकिन जैसे आंदोलन अब तक शांतिपूर्ण रहा है, आगे भी शांतिपूर्ण रहेगा। किसानों ने तो 26 जनवरी तक के लिए बाकायदा प्लान का ऐलान भी कर दिया है, जिसकी शुरुआत आज ही हो रही है। आज किसान तीनों कृषि कानून जलाकर लोहड़ी मनाएंगे। 18 जनवरी को महिला किसान दिवस मनाया जाएगा। 20 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जी की याद में शपथ लेंगे।
23 जनवरी को देश भर में राजभवन का घेराव होगा और 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। हालांकि इस बीच शुक्रवार को किसानों और सरकार के बीच बातचीत भी होनी है, जिसके लिए अभी तक किसान संगठन तैयार हैं, लेकिन मार्च करने का फैसला भी अटल है। ट्रैक्टर मार्च के लिए पंजाब, हरियाणा समेत दूसरे राज्यों से किसानों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। किसान आंदोलन कितना लंबा खिंचेगा ये कोई नहीं जानता। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने तो कूलर मंगवाने तक की बात कह दी है। कितने दिन की तैयारी करके बैठे हैं आप लोग? यहाँ तो कूलर के ऑर्डर दे दिए हमने। मतलब गर्मियों तक का प्लान तो अभी से कर लिया है। लंबा 26 जनवरी को किसानों के ट्रैक्टर मार्च को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ तक कि मंगलवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रैक्टर मार्च का मुद्दा उठा। 26 जनवरी किसकी? इस देश के लोगों की। 26 जनवरी किसी बाप की? सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। और जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। लेकिन तो क्या 26 तारीख को अभी भी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, आप ये कह रहे हैं? अरे ट्रैक्टर रैली पे ट्रैक्टर है क्या? ट्रैक्टर का टाइम बम है क्या? किसान संगठन बार बार साफ कर रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। किसान एक सुर में कह रहे हैं कि कानून वापसी तक जाने का सवाल नहीं बनता। बीच का कोई रास्ता नहीं है। रास्ता सिर्फ घर वापसी जब बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, चाहे 24 तक रुकना पड़े चाहे 28 तक। किसान आंदोलन को 50 दिन होने वाले हैं। ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने और बढ़ाने के लिए किसान तैयारी में जुटे हैं। लेकिन बॉर्डर पर जिस तरह दिल्ली पुलिस ने मॉक ड्रिल किया है, उसने सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या किसानों को दिल्ली में एंट्री से रोकने के लिए भरपूर बल प्रयोग किया जाएगा। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े मिशन की, जो हिंदुस्तान की धरती पर 16 जनवरी से शुरू होने वाला है। जी हाँ, टीकाकरण अभियान के लिए पूरा देश एकजुट होकर काम कर रहा है। और इस वक्त वैक्सीनेशन से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि देर रात पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से कुल 6 कंटेनर वैक्सीन लेकर रवाना हुए हैं। 3 ट्रकों को मुंबई एयरपोर्ट के लिए भेजा गया है, जबकि पुणे एयरपोर्ट और बेलगाम के लिए एक ट्रक को रवाना किया गया है। खबर यह है कि मुंबई एयरपोर्ट से 22 जगहों पर वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। इसके अलावा आज देश के 20 से ज़्यादा शहरों में कोविशील्ड वैक्सीन भी पहुंच जाएगी। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये है कि 6 कंटेनर पुणे से निकले हैं, जो वैक्सीन लेकर अलग अलग इलाकों के लिए रवाना हुए। इसमें से 3 कंटेनर्स को 3 ट्रकों को मुंबई एयरपोर्ट भेजा गया है। 72 घंटे बाद शुरू होगा सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम। आज 20 से ज्यादा शहरों में पहुंचेगी वैक्सीन। देर रात सीरम इंस्टीट्यूट से और 6 ट्रक वैक्सीन लेकर रवाना। चौबीस घंटे में 1,65,00,000 वैक्सीन पूरे देश में पहुंच जाएगी। देश के कोने कोने में कोविशील्ड की इन खेपों के पहुंचने के साथ ही हिंदुस्तान में सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 72 घंटे बाद हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू कर देगा। मिशन को अंजाम देने के लिए देश के 13 बड़े शहर पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, शिलांग, अहमदाबाद, हैदराबाद, विजयवाड़ा, भुवनेश्वर, पटना, बेंगलुरु, लखनऊ और चंडीगढ़ में पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट से भेजी गई वैक्सीन पहुंच चुकी है। कोरोना काल में कोविशील्ड की अहमियत संजीवनी से कम नहीं, इसलिए जब दवा की पहली खेप दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल पहुंची तो स्वास्थ्य कर्मचारियों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। कोरोना
की वैक्सीन जो कि राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में पहुंच गई और अब यहाँ पर ये देखिए बॉक्सेस से जो है इनको अनलोडिंग का काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर जब वैक्सीन उतारी गई उससे पहले ये देखिए थम्स अप करके ताली बजाकर यहाँ पर स्वागत किया गया है। लोगों के चेहरों की मुस्कान लौटाने की असल लड़ाई सीरम इंस्टीट्यूट के उन कर्मचारियों ने लड़ी है जो दिन रात एक करके कोविशील्ड के निर्माण में लगे रहे और आज अपने कर्मचारियों के उसी हौसले को सलाम करने खुद सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला पहुंचे। जोरदार मेहनत के बाद अब जब फल आया है तो सेलिब्रेट करने के लिए सीरम के प्रांगण में देखिए तमाम जो सीरम के कर्मचारी हैं मौजूद हैं, तालियां बज रही हैं और तालियां बज रही हैं। अपने जो प्रमुख है अदर पूना वो पहुंचे हैं, अदर पूनावाला यहाँ पर, और उनके पहुंचने पर यहाँ पर सभी ताली बजा के उनका स्वागत करें। देखिए तमाम जो कर्मचारी हैं सीरम के खड़े दिखाई देंगे। जब प्राइवेट मार्केट में वैक्सीन आएगी तभी आदमी को 1000 रुपया देना पड़ेगा। हमने स्पेशल प्राइस मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट को ये ऑफर किया है 200 रुपये में, पहले 10 करोड़ डोजेस के लिए। ये गवर्नमेंट हमसे लेंगी फरवरी, मार्च, अप्रैल तक और फ्री में बांटेगी सब लोगों को। पहले चरण में 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जाना है। इसके लिए सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट को 1.1 करोड़ कोविशील्ड की खुराक का ऑर्डर दिया है, जिसमें से अब तक 54.72 लाख खुराक भंडारण केंद्रों को पहुंचाई जा चुकी है। सरकार भारत बायोटेक से भी कोवैक्सीन की 55 लाख खुराक खरीद रही है, जिसमें भारत बायोटेक 16.5 लाख खुराक निःशुल्क मुहैया करा रही है। 14 जनवरी से पहले कोविशील्ड और कोवैक्सीन की सभी 1 करोड़ 65 लाख खुराक मिल जाएगी। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक वैक्सीनेशन का ड्राई रन लगभग सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जा चुका है। महाराष्ट्र में 7,78,000 से भी ज्यादा आरोग्य कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन के लिए अपना नाम कोविड पोर्टल पर रजिस्टर कराया है। ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स उनको ये लगनी है। उस दृष्टि से हमारी तैयारी पूरी तरह से है। ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है, ऐतिहासिक दिन है। पूरी तैयारी करके रखी हुई है। सब जगह प्रदेश लेवल पर 4 हम लोगों ने स्टोर तैयार करके रखे हैं और 3 संभाग लेवल पर तैयार किए, हर जिला मुख्यालय पर तैयार किए। पूरी कोल्ड चेन हम लोगों ने तैयार की है। दवा की बाकी बची खेप आज भी कई शहरों में पहुंचनी है। इसमें श्रीनगर, मुंबई, जयपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल हैं। इनके अलावा कुछ और शहरों में भी दवा पहुंचाई जाएगी। कुछ लोगों के बीच भ्रम इस बात को लेकर भी था कि क्या वो अपनी पसंद की वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन सरकार ने ऐसे किसी भी विकल्प से मना कर दिया। सर 2 वैक्सीन हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, तो राज्यों के पास या लाभार्थी के पास क्या ये ऑप्शन होगा कि चूज कर सकें कि हमें कौन सी लगवानी है या ये लगवाएंगे ये नहीं लगवाएंगे, क्या ऑप्शन होगा? विश्व के अनेक देशों में 1 से अधिक वैक्सीन का प्रयोग किया जा रहा है। किसी भी देश में अभी लाभान्वितों को इस प्रकार की ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। सरकार ने अभी सिर्फ 2 दवाओं के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी है। 4 दवाओं पर अब भी काम चल रहा है। इन दवाओं को भी अगर सरकार से अप्रूवल मिलता है और ये दवाएं बाजार में आती हैं, तो लोगों के पास किसी भी कंपनी की दवा लेने का विकल्प मिल सकता है। नमस्ते भारत में अब बात बिहार की। मंगलवार रात पटना में सुशासन राज सवालों के घेरे में एक बार फिर से तब आ गया जब पटना में इंडिगो एयरलाइन के मैनेजर की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने मैनेजर रुपेश कुमार पर ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की है। वारदात को उनके घर के पौष इलाके में ही अंजाम दिया गया। उनकी मौत के बाद अब नीतीश सरकार पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। बड़ा सवाल ये कि हाई प्रोफाइल इलाके में जिस तरह से 6 राउंड फायरिंग कर, ताबड़तोड़ फायरिंग कर एक मैनेजर की निर्मम हत्या की गई, क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर पटना में एक बड़ी समस्या है? क्या जंगल राज की तरफ लौट रहा बिहार? सवालों से क्यों मुंह छिपा रही है पुलिस? पुलिस की लापरवाही पर सर क्या कहेंगे? पटना गोलीकांड से सुशासन पर सवाल।
को 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार। पटना में इंडिगो फ्लाइट के मैनेजर रुपेश कुमार की हत्या के बाद बिहार सरकार और पुलिस दोनों सवालों के घेरे में है। मंगलवार देर शाम वो दफ्तर से घर लौट रहे थे। बिल्कुल घर के पास उन्हें ताबड़तोड़ 6 राउंड गोलियां मारी गई। गोली लगने के बाद उन्हें पास के पारस अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। ये इलाका जो आप देख रहे हैं, या राइट साइड में दाईं तरफ जो अपार्टमेंट है, ये कुसुम विला अपार्टमेंट है, जिसकी 3री मंजिल पर रुपेश कुमार सिंह और हर शाम अपनी गाड़ी से वो एयरपोर्ट से अपने घर लौट जाया करते थे। आप सामने में कुछ कांच के टुकड़े देख रहे हैं और इन टुकड़ों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो अपराधी आए, बाइक सवार थे या कार में सवार थे, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन अंधाधुंध फायरिंग की गई। मुझे सिर्फ एक सवाल पूछना है कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से पटना में अपराधी बेलगाम घटना ये है, हम लोग उसे अनुसंधान कर रहे हैं। बाकी आप लोग से अनुरोध होगा, हम लोग काम कर दीजिए। थैंक यू। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार के मधुबनी में हैवानों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। यहाँ एक नाबालिग मूक बधिर लड़की से गैंगरेप के बाद उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। सभी आरोपी एक गांव के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस अब तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। पीड़ित की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार के मधुबनी में एक लड़की के साथ बलात्कार के बाद उसकी आंखें तक खोद दी गई और उसके बाद लड़की की हालत बेहद खराब है। ये लड़की मूक बधिर थी, दिव्यांग थी। हैवानियत का खेल हैवानों ने ऐसा खेला कि उसकी आंखें भी बाद में फोड़ दी। बिहार में मूक बधिर से हैवानियत, गैंगरेप के बाद फोड़ी दोनों आंख। सुशासन पर सवाल करती दिल दहला देने वाली वारदात को बिहार के मधुबनी में अंजाम दिया गया। हरलाखी गांव की एक मूक बधिर लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। दरिंदे यही नहीं रुके, पीड़ित आरोपी को पहचान न सके, इसलिए उसकी दोनों आंखें फोड़ दी। पूरी घटना मंगलवार दोपहर की बताई जा रही है, जहां पत्ते चुनने गई लड़की को अपराधियों ने साजिश का शिकार बनाया। पूरी घटना के बाद लड़की के परिजन बेहोशी की हालत में उसे CHC अस्पताल ले गए, जहां उसे दरभंगा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। फिजिकल असॉल्ट और जो है उनको जो है दोनों बोथ आई जो है ट्रॉमेटिक आई में करके आई थी और वो सीरियस कंडीशन में यहाँ पे आई है। कहाँ रेफर किया जा रहा है? DMC हायर सेंटर। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि इस वारदात में शामिल अभी कई आरोपी फरार हैं। पुलिस का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को लखनऊ तलब किया है। विधायकों को आज और कल लखनऊ में ही रहने के निर्देश दिए गए। ये गोलबंदी विधानसभा परिषद की 12 सीटों पर हो रहे चुनावों को लेकर है। अखिलेश सुबह 10 बजे विधायकों के साथ बैठक भी करेंगे। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सभी विधायकों को आज और कल 2 दिन लखनऊ में रहने के निर्देश दिए हैं। सुबह अखिलेश यादव ने विधायकों की लखनऊ में बैठक भी बुलाई है और ये जो गोलबंदी है वो 12 विधान परिषद चुनाव सीटों के लिए हो रहे चुनावों पर अपने विधायकों को संगठित रखने के लिए की गई है। देश की राजधानी दिल्ली और NCR में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अगले कुछ दिन आपको इस ठंड से राहत भी नहीं मिलने वाली है। आज सुबह दिल्ली में तापमान था 4.8 डिग्री। मौसम विभाग के मुताबिक आज पूरे दिन कोहरा रहेगा, धूप नहीं निकलेगी। दिल्ली समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 दिन शीतलहर जारी रहने का अनुमान है, इसलिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है।
राजधानी दिल्ली के मौसम का हाल बताने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं आश्रम चौक पर, जहां पर इस वक्त का तापमान अगर हम आपको राजधानी दिल्ली का बताएं तो 4.8 डिग्री सेल्सियस। आईएमडी के अनुमान के मुताबिक आज यानी कि बुधवार को घना कोहरा रहने का अनुमान है, जहां पिछले दिनों में हमने देखा था कि राजधानी दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी हुई थी, कई दिनों की बारिश हुई थी। वहीं अब एक बार फिर से आईएमडी द्वारा ये अनुमान लगाया गया और ये घोषणा की गई कि दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में 14 जनवरी तक कोल्ड वेव की स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। इसका कारण ये है कि उत्तर पश्चिमी इलाकों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चली हैं और उसी के साथ साथ कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जो है वो भी देखने को मिली, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के अन्य इलाकों में लगभग 5 से 6 डिग्री तापमान जो है वो घट गया। इस वक्त मुंबई वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप मुंबई पहुंच गई है। बीएमसी ने सीरम वैक्सीन की करीब 1,40,000 डोज रिसीव की है। वैक्सीन को परेल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है। इस खेप को कल रात पुणे से रवाना किया गया था। इस वक्त की बड़ी खबर है, मुंबई में वैक्सीन पहुंच गई है। ये वैक्सीन पुणे से कल रात रवाना की गई थी। बीएमसी ने 1 लाख से ज़्यादा 1,39,500 डोजेज ऑर्डर की थी और ये डोजेज अब बीएमसी ने रिसीव कर ली हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है। देखिए, दिल्ली कल ही आ गई थी वैक्सीन, आज मुंबई भी पहुंच गई है और तमाम और शहरों में, देश के 14 शहरों में आज वैक्सीन पहुंच जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।